साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और टीचिंग मेथड्स की सीरीज में हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये 8 क्वेश्चन है। और इन 8 क्वेश्चंस के माध्यम से आप यकीन मानिए कि लगभग डायरेक्ट मेथड को आप कंप्लीट कर लोगे। यानी जो कीवर्ड्स पिछले वीडियो पर भी जो कमेंट आया किसी का कि हाउ टू स्टडी, स्टडी का मतलब टीचिंग मेथड्स में स्टडी का मीनिंग है कीवर्ड्स को स्टडी करना और उन कीवर्ड्स को अपनी भाषा में समझना पहले। ठीक है, जैसे मैं एक बात बताऊं, एक वर्ड आया है जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जहां पर स्टडी मटेरियल की बात की जाए, अगर हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से हमारी क्लासरूम रन की जा रही है तो हमारा स्टडी मटेरियल होगा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का मतलब किताबों में जिस प्रकार सेंटेंसेस लिखे जाते हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन करना है। अगर हम डायरेक्ट मेथड के हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली टीचिंग इन टारगेट लैंग्वेज कर रहे हैं, तो हमारा जो होने वाला है स्टडी मटेरियल वो सिचुएशंस एंड टॉपिक्स होने वाला है। सिचुएशन एंड टॉपिक्स का मतलब क्या होगा, आज हम बातें करेंगे इसकी। सिचुएशन एंड टॉपिक्स का मीनिंग क्या हो जाता है कि हमें किसी एक प्रकार की कोई सोशल सिचुएशंस जो है वो प्रदान की गई है। ठीक है, तो उस जिस तरह से मान लीजिए कोई भी एक बैंक का मैनेजर और एक कस्टमर दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करना है, सो कॉल्ड सिचुएशन। क्या ये रियल लाइफ कम्युनिकेशन जैसा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। दूसरी बात, अगर यहां पर टॉपिक की बात की जाए, अगर हम टॉपिक्स की बात की जाए तो मान लीजिए मैं हमेशा जो है वो एक ही बात कहता हूं, एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ये टॉपिक मिल गया तो आप किस तरह से बातें करोगे, क्या सवाल होंगे, क्या जवाब होंगे। अब आपने क्या देखा कि व्हाट इज द स्टडी मटेरियल। आपने एक बात सोच ली कि स्टडी मटेरियल वर्ड आते ही हमें कुछ ना कुछ ऐसे होना चाहिए, कोई गाइड होनी चाहिए, कोई किताब होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी मटेरियल का मतलब है एक पर्टिकुलर क्लासरूम में पढ़ाने का मीडियम क्या है, क्या वो किताब है या रियल लाइफ सिचुएशन है या कुछ डिसाइडेड पैटर्न्स है। ऑडियोलिंगुअल मेथड में पैटर्न्स नाम दिया गया है, पैटर्न। ठीक है, पैटर्न्स की स्टडी करवाई जाएगी, जहां एसओएस अप्रोच में नाम दिया गया है स्ट्रक्चर्स। ये स्टडी मटेरियल है सब में। लेकिन अगर हम बात करें सीएलटी की तो हमारा स्टडी मटेरियल क्या हो जाता है, रियल लाइफ सिचुएशन, है ना, रोल प्लेइंग, इस तरह के वर्ड हो जाते हैं। कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज द स्टडी मटेरियल, बातचीत ही करनी है। अब हम एक बात करें कि हमारा कीवर्ड मान लीजिए स्टडी मटेरियल की बात अगर करें तो स्टडी मटेरियल का मतलब कोई भी विशेष बुक नहीं है, कोई विशेष पेन पेपर नहीं है। स्टडी मटेरियल का मतलब है हाउ इंग्लिश इज बीइंग लर्नड इन द क्लास। इंग्लिश कैसे सीखी जा रही है, मीडियम क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या टॉपिक है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या बुक है, या फिर कम्युनिकेशन के माध्यम से सीखा जा रहा है। अब ये बात हुई कि हम जब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की तो हमारे माइंड से अब किताबें जो है वो निकल चुकी है। ओनली बुक्स आर नॉट स्टडी मटेरियल, है ना, ओनली द स्टडी ऑफ बुक्स आर नॉट कॉल्ड स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल नहीं होता वो। तो यहां हमने अपनी भाषा में स्टडी मटेरियल की एक डेफिनेशन डेवलप कर ली है, हमने अपनी भाषा में सीख लिया है। वैसी ही परिस्थितियां हर एक मेथड के कीवर्ड्स को अपनी भाषा में समझने से करना है। मेरा एक फेवरेट लाइन है टीचिंग मेथड्स के सेंस में, जो विद्यार्थी पुराने पढ़े हुए हैं या जो पढ़ रहे हैं वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि अगर हम बात करें ना टीचिंग मेथड्स की स्टडी की तो विचार सेम रहता है, शब्द बदल जाते हैं। इस बात को समझिएगा जरा कि ऐसे आ जाएगा कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के लर्निंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। दो बातें आ जाती हैं, तीन चार बातें आ जाएगी। टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, पहली बात। दूसरा आ जाता है, ठीक है, टू एबल, है ना, टू बी एबल टू कम्युनिकेट इन द रियल लाइफ सिचुएशन, दूसरी बात। तीसरी बात आ जाती है, ठीक है, टू इंटरेक्ट इन सोशल सिचुएशन, तीसरी बात आ गई। ठीक है, टू डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। अब ये सारे क्या हो जाते हैं इसके मुख्य, और बात क्या है, मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है बात करनी है। द वर्ड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मीन्स यूज द लैंग्वेज इन सोशल कंटेक्स्ट। भाषा का प्रयोग करना है तो बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन डेवलप करना है तो बातचीत ही हो रही है, इंटरेक्शन करना है बातचीत ही हो रही है, स्पीकिंग और लिसनिंग की जा रही है तो बातचीत ही हो रही है। तो मेन मुद्दा क्या है, बातचीत करना। अब शब्द बदले हैं, विचार थोड़ी बदला है भाई, ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द स्टडी ऑफ डायरेक्ट मेथड। और उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जानकारी और भी विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी आप जो प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपने कितना इंप्रूवमेंट किया है और क्या आपके जो है वो स्टडी के क्षेत्र में आपकी क्या दिक्कतें आ रही है, जरूर बताएं आप। लेट अस स्टार्ट। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट को हमेशा अंडरलाइन करना सीखिए भाई साहब। नोट को हमेशा नॉट, ट्रू, अनट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट को अंडरलाइन करना सीखिए, डेवलप करिए। सर मना आवे जी, क्या नहीं आता, दिखता नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहली लाइन क्या है? एम्फेसाइज ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब देखो जरा, जहां कम्युनिकेशन होगा, जहां कम्युनिकेशन के लिए मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट होगा, वहां लिसनिंग और स्पीकिंग डेवलप होगी, हर हाल में होगी। सीधी सी बात है, ये कोई मेरा ज्ञान थोड़ी है, ये साइकोलॉजिकल बात है भाई, कि जहां बातचीत हो रही है तो सुना भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है। ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है भाई, कोई ऐसे किसी किताब के अंदर गहन अध्ययन वाली कहानी थोड़ी है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज फॉर एक्सप्लेनेशन। अब ये देखिए जरा, ठीक है, यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है मदर टंग कह लीजिए, से फर्स्ट लैंग्वेज कह लीजिए, ठीक है, ये क्या होता है ना, नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। अब इसका प्रयोग जो है डायरेक्ट मेथड में नहीं होता। मैंने कल आपको बताया था, डायरेक्टली टीचिंग इन द टारगेट लैंग्वेज। डायरेक्टली आप इंट्रोड्यूस करोगे तो इंग्लिश ही करोगे, नेटिव लैंग्वेज का कोई भी यूज नहीं है। एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ ग्रामर। एक्सप्लिसिट, अब देखो जरा, इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव के सेंस में देखेंगे। इंडक्टिव इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट। मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, यहां पर आप इसको इंप्लिसिट पढ़िए, इंप्लिसिट पढ़िए, ठीक है। इंप्लिसिट टीचिंग ऑफ ग्रामर। इंप्लिसिट का मतलब हो जाता है पहले एग्जाम्पल्स फिर रूल, यानी इंडक्टिव यानी इंडक्टिव, तो ये भी ठीक बात है। देखो, एक्सप्लिसिट सिर्फ जीटी मेथड में होता है, डिडक्टिव या एक्सप्लिसिट जीटी में, तो बाकी सब में इंप्लिसिट या इंडक्टिव। यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन फॉर लर्निंग, ये भी ठीक बात है। रियल लाइफ सिचुएशन क्या मैंने अभी बताया, सिचुएशन दी जाएगी, जैसा आप बैंक में जाओ, किसी बैंक के मैनेजर से किस तरह से बातें करते हो, वो बातें क्या हो जाएगी, यहां पर आपसे करवाई जाएगी। तो कुल मिला के ये जो बी उत्तर है, ये हमारे जो है डायरेक्ट मेथड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये जीटी का है। इसका है जीटी का। यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज फॉर एक्सप्लेनेशन, ये जीटी में आता है, आप इसके सामने जीटी मेथड लिख सकते हो। दूसरा, द डायरेक्ट मेथड, हाउ आर ग्रामेटिकल रूल्स आर टॉट। ग्रामेटिकल रूल्स कैसे पढ़ाए जाते हैं? तो देखो, थ्रू डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन जो है वो किया तो जाता है भाई, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात अगर करें तो वो होता तो है, तो थ्रू डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसको इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। दूसरी बात, बाय ट्रांसलेटिंग, ये जो है जीटी मेथड की कहानी है। आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको याद है, किसी भी मेथड का कोई पॉइंट याद है तो सामने लिख दो ताकि श्योर हो जाओ। इम्प्लिसिट जो है थ्रू प्रैक्टिस एंड एग्जाम्पल्स, ये ठीक बात है। नो टॉट एट ऑल, पढ़ाया ही नहीं जाता, ये तो दाब की गलत बात है। तो कुल मिला के हमारी बात जो दो सही हो रही है, और ऐसी परिस्थितियां आएगी आपके एग्जाम में ए और सी। लेकिन डायरेक्ट टीचिंग, डायरेक्ट इन टारगेट लैंग्वेज तो होता है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो इस तरह की परिस्थितियां नहीं देखेंगे। एक्सप्लेनेशन यहां कम क्यों हो जाता है? कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है कि मान लीजिए, एक जो है हमारे नोट्स में एक बात लिखी हुई है कि, है ना, ऐसे सेंटेंस आ जाएगा कि कोई भी शब्द है, मान लो बोल दिया, जैसे उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत कर दिया। जैसे कोई, अभी आप जो है साइकोलॉजी वर्ड पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके टीचर ने आपको बहुत बार बताया। लेकिन अगर मान लो कोई नया नया पहला ही दिन हो, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो, तो क्या मानोगे? अपने आप को फ्रेंच लर्नर की तरह से देखना है। सपोज करें कि आपको इंग्लिश का ए फॉर एप्पल भी नहीं आता, और आप इंग्लिश लीजिए, अब आपको ए बी सी डी बताई गई, और बाद में आपने जो क्या करा, एक वर्ड आया साइकोलॉजी, ठीक है, तो आप उसको क्या पढ़ोगे? साइकोलॉजी पढ़ोगे, पढ़ोगे। पहले दिन तो यही होता है, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार नो को कनो कनो पढ़ा था, नॉलेज को कनोलेज पढ़ा था, ठीक है, साइकोलॉजी को साइकोलॉजी का पढ़ा था। गूगल चोरम वाले आप ही लोग, ठीक है, आप ही परिस्थितियां हैं ये। तो पहले दिन दिक्कत आएगी ना, तो अब टीचर एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो क्या करेगा? इज इट साइकोलॉजी और साइकोलॉजी, है ना, ये हो जाता है साइकोलॉजी या साइकोलॉजी। अब क्या है, एक्सप्लेन नहीं करके वो ऑप्शन मांग रहा है, सो कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इन डायरेक्ट मेथड। लिख लीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेशन। आपको
जो है सही उत्तर को आगे आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा वर्बली और नॉन वर्बली किसी भी तरह से। तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, इम्प्लिसिट इज द राइट आंसर, इम्प्लिसिटली जो है ग्रामर पढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए जरा, विच स्किल इज मोस्ट एम्फेसाइज्ड इन डायरेक्ट मेथड। देखो भाई पहली बात है LS, देखो अब मैं LSRW की बात ही कर लेता हूं। अगर हम LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग की बात अगर करें तो हमेशा ध्यान में रखें GT मेथड में RW यानी रीडिंग राइटिंग है, बाकी सब में LSRW है। वहां एक लाइन कॉमन मिलेगी आपको, बिल्कुल कॉमन मिलने वाली है सभी मेथड्स में, 5 प्रकार के मेथड जो है उनमें सभी में कॉमन मिलेगी, 4 में GT को छोड़कर। क्या है कि पहले क्या होगी लिसनिंग फिर स्पीकिंग, और जो स्पीकिंग ढंग से हो गई है तो रीड राइट ऑप्शनल है। अब आप कर पाओ तो ठीक, नहीं अगर आपको लर्निंग हो गई है तो डोंट, इट इज नॉट, इट इज नॉट द नीड ऑफ द टाइम, समय की ये मांग नहीं है कि RW करो, लेकिन अगर दिक्कत है तो कर सकते हो। तो ये क्या है, लाइन ऐसे आती है, ऑल द 4 स्किल्स आर डेवलप्ड इन दिस मेथड। सारी स्किल्स का चारों की चारों स्किल पर फोकस होता है, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग क्या है, नीड बेस्ड है। ये आपको GT में नहीं मिलेगी, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल, SOS और CLT सब में मिलने वाली है। तो रीडिंग और राइटिंग को ज्यादा जो है वो एम्फेसाइज नहीं है। उसके बाद ट्रांसलेशन नहीं है, ग्रामर एंड वोकेबुलरी नहीं है, बचा हमारा उत्तर क्या, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन डायरेक्ट मेथड। अब देखो टीचर के रोल की कहानी आती है। देखो हमसे देखिए, पहली बात अगर GT में बात करें तो वो हो जाता है अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी हो जाता है। डायरेक्ट मेथड में बात करें तो कम्युनिकेटर, ठीक है। डायरेक्ट मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड में इनमें जो है एक वर्ड आता है पार्टनर, ठीक है। पार्टनर वर्ड जो आता है यानी क्या है, वो कई बार कम्युनिकेशन करता भी है, सिचुएशन प्रोवाइड करवाता है। SOS में भी सिंपल है, इंस्ट्रक्टर होगा, है ना, मॉडल की तरह है। अब ऑडियो लिंगुअल और SOS में क्या होगा, मॉडल भी, मॉडल MODAL नहीं, MODEL, ठीक है, मॉडल की तरह प्रेजेंट किया जाएगा। CLT में हो जाएगा फैसिलिटेटर, ठीक है, गाइड, इस तरह के कई वर्ड आ जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा विषय है कि आप जो है टीचर के रोल को पहचान पाओ। पहला, ट्रांसलेटर नहीं होगा, होता ही नहीं है। सोल अथॉरिटी नहीं होगा, ड्रिल इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, बचा क्या, एक ही बचा, ठीक है, फैसिलिटेटर ऑफ कम्युनिकेशन एंड गाइड। अब आप सोचोगे सर ये क्या हो गया, ये तो GT मेथड का नहीं, सॉरी ये तो किसका है, CLT का है जी, आपने इसमें कैसे कर दिया। तो भाई साहब ट्रांसलेटर तो है ही नहीं, वो ट्रांसलेशन होता नहीं। अथॉरिटी का मतलब टीचर जो है खुद डिसाइड करेगा क्या करना है, विद्यार्थी की कोई एक्टिविटी पर कोई जो है ना, कोई रोल नहीं है विद्यार्थी का, तो वो तो विद्यार्थी का रोल होता है, इसलिए अथॉरिटी तो नहीं होगा, ठीक है। और उसका ड्रिलिंग जो वर्ड है वो ALM का है, याद रखना, ड्रिलिंग वर्ड अगर आएगा तो ALM में होगा। दूसरी बार ड्रिलिंग आता है, ड्रिलिंग में अकर बट पेरिफेरली, वो आता है CLT में। मैंने कल बताया था इक्लेक्टिक अप्रोच के कारण, तो उत्तर बी रहने वाला है। उसके बाद में लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड। कौन सी जो है कॉमनली यूज की जाती है। एक तो मैंने बता दिया डेमोन्स्ट्रेशन होता है, क्या बताया मैंने, डेमोन्स्ट्रेशन होता है। और देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। ग्रामर ड्रिल्स, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नहीं जी, क्वेश्चन एंड आंसर एक्सचेंज द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। रीडिंग क्लासिकल टेक्स्ट सिर्फ GT में, ये GT का सवाल है, ये GT में है और ये भी किस में है, GT में है, दोनों GT में है। इसका मतलब ये उत्तर नहीं बनेंगे, ये उत्तर नहीं बनेंगे। ग्रामर ड्रिल्स का मतलब अब ग्रामर पर फोकस हो जाएगा, ठीक है। ड्रिलिंग फिर से वर्ड किसका है, ALM का मेथड है। ALM या SOS में भी चलो आ सकता है कई बार, क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है, क्वेश्चन आंसर एक्सचेंज, क्वेश्चन आंसर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इन द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट बिल्कुल होते हैं। तो ये जो क्या है, एक मुख्य एक्टिविटी है, ठीक है, कॉमन टेक्निक है। इसके साथ साथ आप डेमोन्स्ट्रेशन लिख लेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन भी लिख लेंगे। द डायरेक्ट मेथड इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर, किन के लिए प्रभावी है। देखिए जरा, अब आप सोचिए, विचार करिए, साइकोलॉजिकली विचार करिए, चलो एक बार पढ़ लीजिए आप, साइकोलॉजिकली विचार करिए कि डायरेक्ट मेथड किन के लिए। अब इसमें क्या होता है, पहला स्टूडेंट सेंटर्ड इसको मान सकते हैं, दूसरा इसमें ऑल द 4 स्किल्स जो है वो डेवलप होती है, तीसरी बात इसमें डायरेक्टली टीचिंग इंग्लिश जो है वो करवाई जाती है। इंग्लिश तो हिंदी का कोई शब्द नहीं है, बागड़ी का कोई शब्द ही नहीं है, डायरेक्टली इंग्लिश का। अब क्या हो सकता है, कौन छोटे बच्चे पढ़ेंगे, 5वीं वाले, 5 वाले बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते कि है ना, हेलो गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम, इस तरह से बोले, ठीक है ना, व्हाट्स योर फादर्स नेम, पहले दिन याद है, आपने तो रोनता ही टाइम कौन लगा है, दिक्कत आ जाएगी ना।
तो देखिए, बिगिनर्स हु नीड्स टू लर्न बेसिक ग्रामर, क्या बेसिक ग्रामर पढ़ाता है? ना जी, बिल्कुल नहीं। कैसे पढ़ाया है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं जी, और प्रोनाउन को अंग्रेजी में प्रोनाउन ही कहते हैं। बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। बेसिक ग्रामर लर्न करने वालों के लिए नहीं है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु नीड्स टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। फिर है एडवांस स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन ट्रांसलेशन। ना भाई, बिल्कुल। देखो, मैं कल आपको किसी को मैंने कमेंट के माध्यम से बताया कि आपको प्रश्न में भी एक वर्ड मिलना है और 4 ऑप्शन में भी एक एक वर्ड ही मिलना है, जिसके आधार पर आप जो है अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती नहीं है भाई साहब, होगा ही नहीं। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर रिटन एग्जाम राइटिंग पर तो लेस एम्फसाइज्ड है भाई। दिक्कत अब बच गए दो, बिगिनर्स के लिए है नहीं। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु नीड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, ऐसे विद्यार्थी जिनको पता है बहुत कुछ इंग्लिश लैंग्वेज का, उनको जिनको स्पीकिंग ही करनी है, यानी आपको कम्युनिकेशन ही करना है, उनके लिए ये इफेक्टिव है। बात तो यही आ गई ना। यहां दोनों बातों में समझिए जरा, किसी भी उत्तर में देख लीजिए। मैं जो लोग मेरे से पढ़े हैं, जो लोग अपनी क्लास में हैं, उन लोगों से पूछिए कि क्या है ये चीज। सिर्फ एक विचार है जो अलग अलग शब्दों में प्रदर्शित किया जा रहा है। अगली स्लाइड में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्ट मेथड। क्रिटिसिज्म अच्छा वर्ड है भाई, ऐसे वर्ड आ जाए ना तो थोड़ी सी दिक्कत। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, समालोचना। तो समालोचना तो पूछेंगे नहीं। दिक्कत क्या आती है पढ़ाने में? अब कुछ लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसान क्या है, जो एडवांटेज, मेरिट, डीमेरिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज होते हैं, इनको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिटिसिज्म। अब 3 सही है तो एक गलत देख लो, 3 गलत है तो एक सही देख लो। सामान्यतः क्रिटिसिज्म वर्ड का प्रयोग किया जाता है कमियां जानने के लिए। इसके लिए कमियां जानने के लिए। देखिए जरा, इट नेग्लेक्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग, करता है क्या? पहले ये बताओ। LSRW सभी पर फोकस है कि नहीं है? दूसरा है, इट ओवर एम्फेसाइज ग्रामर ट्रांसलेशन। फिर से ये वर्ड देखो, अगर इस, मैं बता रहा हूं, हमारे जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर आधारित टेस्ट में लिए गए हैं, वही क्वेश्चन यहां पर प्रेजेंट किए जा रहे हैं, और नए भी डेवलप किए जाते हैं। तो पिछले संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के 2 पेपर्स जो है देखे गए, उनके आधार पर तैयार किए जाते हैं, और वहां पर ऐसी परिस्थितियां आती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा, इस तरह के आसान एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे उसके अंदर 4 ऑप्शंस में, है ना। तो ओवर एम्फेसाइज ग्रामर ट्रांसलेशन, ओवर एम्फेसाइज, ये तो होता ही नहीं है ही नहीं भाई। किसी, मैं कई बार क्लास में कहता हूं, जिसके घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है उसको करंट कैसे आ सकता है? नहीं, ठीक है। हमारे एक साथी की बात याद आती है कि घी बिंगे डोड़े जिका घरे घी होवे जिकंग होवे न बंग के डोड़े भाई, है ना। तो वही बात है, भी ग्रामर ट्रांसलेशन होता ही नहीं है तो इसको क्रिटिसाइज थोड़ी करना है। और क्या बताइए जरा, ट्रांसलेट करके सीखना किसी भाषा के लिए जरूरी है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी की बुक्स में लिखा पड़ता है कि धीरे धीरे ट्रांसलेशन को कम करके शून्य कर दिया जाना चाहिए। दिस विल बी ए गुड लर्निंग। उसके बाद है, इट इज यूज टू मच नेटिव लैंग्वेज और इट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड टीचर्स। ये बिल्कुल नेटिव लैंग्वेज भी नहीं होती तो जानने। क्रिटिसिज्म का मतलब है नेग्लेक्ट नहीं करता लिखने। अब बच गया क्या? इट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड टीचर्स। और बहुत सारी किताब में लिखा पड़ेगा कि जो स्किल्ड टीचर है वो भारत में जो है इस तरह की परिस्थितियां अभी तक नहीं डेवलप हुई कि बिल्कुल रियल लाइफ के जैसा, नेटिव लाइक स्पीकर के जैसे प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से पढ़ाया जाए। ऐसी परिस्थितियां अभी डेवलप हुई नहीं है। जो लोग राजकीय विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ाने जाएंगे तो वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि यहां पर अभी तक इस तरह की परिस्थितियां बनाने में समय लगने वाला है। तो क्रिटिसिज्म ये होता है, क्रिटिसिज्म का मतलब ये हो जाता है कि इसमें कमियां, रियल में कमियां क्या आ रही है। ये नहीं कि इसकी कमियां बता दो, ले जी इसमें तो ट्रांसलेशन नहीं होता जी, ये तो लिसनिंग और रीडिंग और राइटिंग को कम तवज्जो दे रहे हैं ना भाई साहब। ट्रांसलेशन जरूरी है क्या? जरूरी है क्या ट्रांसलेशन? फ्रेंच सीखोगे तो बागड़ी में ट्रांसलेट कर करके सीखोगे क्या? तो जीटी से नहीं सीखे फिर। तो यहां पर क्या है, दिक्कत ये आती है कि स्किल्ड टीचर्स का न होना डायरेक्ट मेथड को बैकफुट पर लेके आता है। ये क्रिटिसिज्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रू वर्ड आ जाए तो पढ़ना सीखिए इसको। अबाउट द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ट्रू क्या है? इट फोकसेस ऑन एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, ठीक बात है। इट रिलाइज हेविली ऑन द यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, गलत बात है ये। इट एनकरेजेस लैंग्वेज लर्निंग इन कंटेक्स्ट, हाँ जी। इट यूज मेमोराइजेशन ऑफ वोकैबुलरी लिस्ट, ये वोकैबुलरी लिस्ट सिर्फ जीटी में होती है और किसी में नहीं होती। अब 2 बच गए हमारे पास उत्तर। इट फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर फ्लुएंसी, ठीक है। और
इट इंक्रीजेज लैंग्वेज लर्निंग इन कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट की बात हो रही है। ये दो शब्द जो है बिल्कुल इसमें है, बिल्कुल। फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी इज द राइट आंसर। फ्लुएंसी पहले होनी चाहिए, एक्यूरेसी बाद में। सीएलटी का भी यही मैटर है, ठीक है। अब हमारा उत्तर रह जाए, इट इंक्रीजेज लैंग्वेज लर्निंग इन कंटेक्स्ट। किसी सोशल कंटेक्स्ट के दौरान आपको लैंग्वेज लर्निंग में क्या करता है ना, लैंग्वेज की लर्निंग प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर आप ये 8 क्वेश्चन करे हो तो मोस्ट ऑफ द बात जो है, थिंग्स जो है वो आप जान चुके हो। इसको अच्छे तरीके से आप लर्न करिए और क्वेश्चंस करके देखिए क्लास लगाने के बाद, ताकि आपको पता चले। कमेंट्स करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हिस्सा बनिए यू कैन का। आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद।